सभी को मनोज स्वराज जी का नमस्कार। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, क्या मिलनी चाहिए पेंशन, तो जवाब था हाँ मिलनी चाहिए पेंशन। ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि ये वीडियो पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि भाई पेंशन के बारे में कम बात हुई मनोज, इधर उधर की वोट की बात ज़्यादा हुई। तो असल में जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे, तब तक हम फंडामेंटल्स पर नहीं जाएंगे, तब तक आगे की बात हो नहीं सकती। इसलिए पिछली वीडियो के अंदर मैंने फंडामेंटल्स की बात की कि किस तरह से वोटिंग होती है देश में, किस तरीके से नेता चुने जाते हैं और किस तरह से नीति बनती है और क्या हम लोग सही मुद्दों पर वोट करते हैं। क्योंकि असल मुद्दा तो पॉलिटिकल सिस्टम में डिसीजन लेने का ही है और पॉलिटिकल सिस्टम में जो डिसीजन हमारा वोट तय करता है। तो वो बात मुझे कहनी थी, तो इसलिए मैंने कही। आज की बात पूरी पेंशन के ऊपर ही होगी और इतनी जबरदस्त बात बताऊंगा आपको क्यों मिलनी चाहिए पेंशन। और अगली जो वीडियो आएंगी वो और भी जबरदस्त होने वाली है। लेकिन आज की वीडियो का कोई, मुझे लगता है ये वीडियो इतिहास में, अगर आप कहेंगे तो ये इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो के बाद एक नई लाइन खींचेंगे, एक नई लकीर खींचेंगे हम। नोटा तो हमने बोल ही रखा है महाराष्ट्र में। झारखंड के कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो झारखंड के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, नोटा दबाइए और नोटा दबा के अपना असहयोग दर्ज कीजिए। झारखंड के काफी लोग आए थे, तो झारखंड वालों के लिए भी वही है। आप आज जो बात करेंगे हम, क्यों मिलनी चाहिए पेंशन, क्या कारण है, और पेंशन के इर्द गिर्द ही सारी बात करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन की बात करेंगे और किस तरीके से सरकार ने आपके साथ चीटिंग करी है, किस तरीके से आपका पैसा लूटा गया है, उसकी बड़ी विस्तृत चर्चा होगी। पेंशन कैसे मिलती है, पेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंशन में गड़बड़ झाला कहाँ हुआ, पेंशन असल में मिलनी भी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, पेंशन के अंदर पेंशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पेंशन के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, सब चीज डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज अछूती नहीं रहेगी। वीडियो बड़ी हो सकती है, वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन वीडियो कहते हैं कि ऐसी जबरदस्त होगी कि आप इसको जरूर याद करेंगे। वीडियो को जब भी देखेंगे तो आपके लिए ये काम की चीज होगी। और मैं वीडियो सिर्फ दिल से बोलता हूँ, कोई मैं कागज वागज पत्थर नहीं रखता। लेकिन आज थोड़ा बहुत मोबाइल में इस्तेमाल करूंगा, मोबाइल के अंदर से निकालूंगा डेटा और फिर आपको वो चीजें बताऊंगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे, तो अगर आपकी इजाजत हो शुरू करें। क्यों मिलनी चाहिए पेंशन, यही प्रश्न है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, लोग लगातार ये कहते हैं कि भाई पेंशन बढ़नी चाहिए। मिलनी चाहिए का मतलब मिलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए एक ही बात होती है। तो क्यों बढ़नी चाहिए पेंशन? भाई 1000 रुपये में जीवन नहीं चलता है। 1000 रुपये के अंदर 1000 से कम में पेंशन मिलने में वो पेंशन नहीं है, वो भीख भी नहीं है, वो खैरात भी नहीं है, वो सरकारी कोई योजना भी नहीं है। वो एक तरीके का आपका मखौल उड़ाया जा रहा है, आपकी हंसी उड़ाई जा रही है और आपके पैसे को खाकर पीकर डकार लेकर ईपीएफओ कह रहा है कि जाओ, नहीं देता, जो करना है कर लेना, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। इस तरह का भाव उसका आ रहा है। वित्त मंत्रालय कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, इस तरह का भाव आ रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं क्यों मिलनी चाहिए पेंशन? इसलिए मिलनी चाहिए पेंशन कि हमने हमारी गाड़ी कमाई को तुम्हारे पास जमा किया और उसका जो हमें गाड़ी कमाई जमा करने के बाद जो भी उसका कहते प्रतिफल है, वो हमें मिलना चाहिए। इसलिए हमें मिलनी चाहिए पेंशन। अब मैं बताऊंगा कि सरकार ने किस तरीके से आपकी पेंशन को लूटा, वो पूरा फॉर्मूला क्या है, वो पूरे तरीके क्या है जिससे सरकार ने लूटा। पूरा मैं एक खुलासा करूंगा इसमें, और खुलासा करने के बाद ये भी बताऊंगा कि भाई आगे हम क्या करें कि ये लूटा हुआ माल बरामद हो जाए। पुलिस भी लूटा हुआ माल बरामद करती है ना, सब लोग लूटा हुआ माल बरामद करते हैं। तो ये जो लूटा हुआ माल है, जो कि जिसपे अजगर की तरह या सांप की तरह कुंडली मारकर ईपीएफओ में बैठा हुआ है, ये किस रूप में मिले? क्या वो पेंशन के रूप में मिले या किसी अन्य रूप में मिले? कैसे हम इस माल को, लूटे हुए माल को बरामद करें, ले लें? पेंशन क्यों मिलनी चाहिए तो बता दिया, लेकिन ले लें और दूसरी बात ये, और लुटने से बच जाएं।
ये बहुत सारी बातें हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेंशन के फॉर्मूले से। पेंशन क्या है, पहले हम ईपीएफओ पे ही जाते हैं। ईपीएफओ कहते हैं कि भविष्य निधि के लिए होता है, मतलब आपकी कहते हैं ना, भविष्य को सिक्योर करने के लिए ईपीएफओ की स्थापना हुई कि भाई नौकरी कर रहा है लेकिन जब वो रिटायर होगा तो उसको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ईपीएफओ की उसको ध्यान में रख के ईपीएफओ बनाया गया। और ईपीएफओ का काम क्या था? ईपीएफओ का काम था कि ये आपसे और आपके एम्प्लॉय, यानी जो आपका एम्प्लॉय, जो मालिक है, मालिक तो नहीं कहेंगे, एम्प्लॉयर ही कहेंगे उसको, नियोक्ता कहते हैं कुछ लोग, जो आपको नियुक्ति देता है या जिसकी कंपनी में आप काम करते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, तो वो मिलकर आपके भविष्य को सिक्योर करें, आप और वो मिलकर। तो ईपीएफओ ने एक नियम बनाया, या सरकार ने एक नियम बनाया कि भैया इसके अंदर बेसिक सैलरी का 12% के लगभग तो एम्प्लॉयर दे और 12% के लगभग एम्प्लॉय दे, और वो किस में जाएगा? ईपीएफओ में पैसा जाएगा। तो ऐसा होता रहा। ये नियम क्यों बनाया था कि भाई बेसिक, सबसे पहले बेसिक सैलरी समझ लो आप। बेसिक सैलरी का मतलब आपका ये है कि जो सैलरी जिस पर बहुत सारे नियम कायदे कानून लगते हो उसे बेसिक सैलरी कहते हैं। जो ग्रॉस सैलरी होती है वो काफी ज्यादा होती है कभी, लेकिन बेसिक सैलरी लगभग 50% 60% के करीब होती है। जो टोटल सैलरी है, जो उसकी टोटल सैलरी है उसकी 60% या 50% लगभग ऐसा माना जाता है बेसिक सैलरी होती है। तो बेसिक सैलरी का, यानी आपकी सैलरी अगर सपोज करिए 50,000 है, तो आपकी बेसिक सैलरी लगभग 25,000 के आसपास हुई। तो उस 25,000 का 12% तो आप देंगे, और 12% कौन देगा? वो अलग से देगा। कौन? आपका मालिक। वो सैलरी में नहीं होगा, वो अलग से देगा, और ये 12% मिलके 24% के लगभग हो जाता है। इसको जमा करेंगे आपके भविष्य के लिए। तो ये ठीक था भाई, भविष्य में इकट्ठा पैसा आपको मिल जाएगा, और इस पर ब्याज भी थी। जो ईपीएफओ की ब्याज है, इंटरेस्ट रेट है, वो अभी जो हाल फिलहाल में बता दूं, देखो अभी मैंने निकाला है इसको, 8.25%। ये क्या है? ये आपका ब्याज है, ग्रॉस समझ लो या कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लो, कि लगभग समझ लो कि आधा % से थोड़ा ज्यादा महीने का। यानी अगर 100 रुपया है तो उस पर आपको 1% तो 1 रुपया हो गया, तो 50 पैसे के करीब आपको ब्याज मिलेगा, 50% से थोड़ा ज्यादा। वैसे तो नॉर्मल जो मार्केट में रेट है वो 2 रुपया है, 2% पे 2% ब्याज पे पैसा उठता है। लेकिन सरकार कहती है नहीं, हम ये जो पैसा है जो जमा हो रहा है, ईपीएफओ में जमा हो रहा है, इस पर लगभग 8.25% का ब्याज देंगे। यहाँ तक कहानी ठीक थी, यहाँ तक कहानी ओके, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, ब्याज कम मिल रही है लेकिन मिल तो रही है। इसके आगे क्या कहानी होती है? सरकार ने सोचा यार इतना सारा पैसा आ रहा है, इतना सारा पैसा पीएफ में जमा हो जाएगा, तो इनको तो बहुत पैसा मिल जाएगा। अच्छा, पीएफ निकाल भी सकते हैं, पीएफ में कोई चक्कर भी नहीं है, सरकार हड़प भी नहीं कर सकती। तो क्लेम करके अपना पीएफ जब रिटायर होगा या उससे पहले भी निकाल सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो सरकार ने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसा करो, इनको लोगों को इस पैसे पे नजर रखो पहले। और वो पैसा हजारों लाखों करोड़ में था जो लगातार कट रहा था, और वो आपका पैसा था। सरकार की नजर उस पर पड़ी और सरकार ने कुछ अपने अधिकारी, बड़े अधिकारी बिठाए कि यार इसमें जुगाड़ लगाओ, कैसे हो। तो सरकार एक पेंशन की स्कीम लेके आती है। अब पेंशन की स्कीम क्या लेके आती है? हर आदमी जो नौकरी करता है ना, वो नौकरी कब करता है आदमी? क्योंकि उसको रिस्क नहीं लेना, तो नौकरी करता है। बिजनेस करेगा तो रिस्क है, फेल भी हो सकता है। नौकरी में फेल कम होने का चांस ज्यादा है, इसीलिए तो नौकरी और अपना समर्पण करता है, सारा नौकरी करता है, किस लिए? कि वो सिक्योर हो जाए। उस सिक्योरिटी को सरकार ने मोहरा बनाकर आपके लिए एक नई स्कीम लाए, और उसको बोला गया ईपीएस 95 स्कीम। और इसमें वादा क्या किया गया कि आपको भैया बराबर पेंशन मिलेगी, बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी, हैंडसम अमाउंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कसीदे पड़े गए। और आपसे कहा गया कि भाई सरकार ने भी कुछ उसमें दे देगी। तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में क्या था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो भी बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा क्या हुआ आखिर इसका।
EPS 95 ना, एक मिनट देखिए, मुझे कुछ डेटा निकालना पड़ रहा है। हाँ, ये आ गया। देखिए ये कंट्रीब्यूशन क्या था, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। इसमें 12% में से 8.33% किसका, एम्प्लॉयर का, यानी जो आपका मालिक था, जो आपका नियोक्ता था, जो 12% आपको आपके भविष्य के लिए दे रहा था, उसमें से 8.33% इन्होंने पेंशन के लिए ले लिया कि भाई बाकी तो तुम्हारे भविष्य के लिए आपका 12% तो जा रहा है। चलिए उस पर निगाह नहीं पड़ी, इसलिए सरकार का शुक्रिया। लेकिन जो एम्प्लॉयर दे रहा था पैसा, उसने कहा यार एम्प्लॉयर का पैसा आ रहा है पेंशन के नाम पे, अब इसको हम डाइवर्ट कर लेते हैं एक फंड के अंदर जिसको हम बोलते हैं EPS 95। तो ये पैसा 8.33% ये था। इसमें सरकार ने भी कुछ कहा, सरकार ने जो अपना योगदान दिया उसको बीच में रोका भी और फिर से दिया 1 मिनट, अभी गवर्नमेंट का भी बता देता हूं मैं कितना है। गवर्नमेंट का था इसके अंदर 1 मिनट निकाल के दिखाता हूं। 1.16 दिखा रहा था। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 1.16 ऑफ द एम्प्लॉय मंथली वेजेस इन EPF, दिस कंट्रीब्यूशन लिमिटेड अमाउंट। ये पहले था, फिर इसके बाद कुछ और चेंज किया इन्होंने, मतलब 1.25% के करीब गवर्नमेंट का था कंट्रीब्यूशन, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस समझ लो, क्या समझ लो, उसमें चला जाता है। तो गवर्नमेंट का भी ये 1.33 भी कह रहे हैं, कुछ बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग ऐसा मोटा मोटा मान लो। अभी और मैं डिटेल में देखूंगा तब मैं आपको या आप ही लिख देना कमेंट में कितना है। तो ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, बीच में ये रुका भी, फिर से चालू किया गया। तो ये गवर्नमेंट का हिस्सा, गवर्नमेंट कह रही हम भी दे रहे हैं। अब आपको तो बड़ा खुशी हुई होगी भाई कि सरकार भी दे रही है और मतलब एम्प्लॉयर भी दे रहा है और आपका पैसा नहीं, तो आप तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। तो आप इस जाल में फंसा लिए गए, या आपके पास कोई मतलब कोई तरीका ही नहीं था कि इस जाल से कैसे निकला जाए। तो ये जो सरकार, ये जो पैसा था ये सीधा सीधा EPFO के पेंशन अकाउंट में जाने लगा। अब जैसे ही पेंशन अकाउंट में गया पैसा, तो आपका लगभग लगभग आधा पैसा, आधे से थोड़ा कम, क्योंकि 8.33% गया भाई, थोड़ा सा आपका तो 12% बच गया, बाकी 3.3% के करीब जो PF में था वो बच गया, लेकिन 8.33% तो पैसा आपका सीधा सीधा पेंशन के फंड में गया। ये पैसा फंड में डालकर फंसा लिया गया। अब पेंशन फंड में जाते ही ये पैसा फंस गया। ये आपका पैसा था जिस पर आपको इंटरेस्ट मिल सकता था, जो इंटरेस्ट अन्य पैसे पे मिल रहा था आपको। मैंने बताया था जो इंटरेस्ट 8 पॉइंट समथिंग था जो सरकार देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो मिल सकता था। लेकिन ये एक तो इंटरेस्ट फ्री हो गया, सरकार को ये पैसा मुफ्त में ही मिल गया। अब सरकार ने क्या कहा, हम इसे पेंशन के रूप में आपको वापस करेंगे। जब वापस करने की बात आई तो सरकार ने इसमें फिर नियम बना दिए, यानी जो पैसा आपका था 10 साल से कम का अगर पीरियड होगा तो पैसा पता नहीं कहाँ जाएगा, क्योंकि फिर तो पेंशन मिलेगी नहीं। पेंशन की एलिजिबिलिटी भी तभी होगी कि जब आप 10 साल नौकरी कर लोगे, या 9 साल 6 महीने 1 दिन, ऐसा कुछ है, कंपाउंड सरकार बनाती है। लेकिन लगभग मान लो 10 साल का पीरियड रखा कि 10 साल के बाद ही आप पेंशन, यानी पैसा तो आपका बराबर कटेगा, लेकिन जब पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे तो 10 साल के बाद ही एलिजिबल होंगे।
आप पेंशन के लिए। 58 वर्ष की उम्र रखी गई कि उसके बाद ही आप पेंशन के लिए कर सकते हैं। बाकी और नियम है, अपवाद है, लेकिन वो अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल से पहले जो नौकरी छोड़ेंगे, अगर उनका पैसा पीएफ में होता या उनके पास ये ऑप्शन होता कि भाई मैं पेंशन नहीं लूंगा, तो उनका पैसा 10 साल का जो पैसा कटा था 8.33%, वो उनको मिल जाता। लेकिन अगर पेंशन में पैसा गया तो क्या मिल पाएगा लोगों को? क्या इसका कोई नियम है जो पेंशन में जितना पैसा कटा है? अगर हो तो मुझे लिख के बताना। मुझे तो लगता है इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए ये पैसा सरकार का हो गया। यानी जो 10 साल से कम पीरियड के लोग हैं, उनका जितना भी पैसा कटा एम्प्लॉयर के जरिए, वो सब पर सरकार का कब्जा हो गया। एक तो ये कब्जा हो गया सरकार का पैसे का। दूसरा, आपका कटता रहा और किसी कारणवश बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश और कोई कारण हो जाते हैं, तो उनकी पेंशन भी गई, तो वो भी पैसा सरकार के पास चला गया। ठीक है, तो वो भी सरकार के पेट में चला गया, ये भी पैसा सरकार के पास आ गया। अच्छा, सरकार के पास ऐसा है, कोई रिटायर हुआ, उसके बाद उसकी 1-2 साल में मृत्यु हो गई, तो जीवन भर तो पेंशन देनी नहीं उसको। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी सरकार के पास चला गया। उसमें से दे देगी फैमिली को, लेकिन बहुत कम, उसमें भी नियम है, कायदे हैं। अगर फैमिली में कोई मेंबर नहीं तो वो भी सरकार के पास चला गया। तो एक तरीके से सरकार के पास बहुत सारा पैसा अनक्लेम्ड रह जाता है, जिसको आप मतलब जिसको जैसे 10 साल से पहले तो क्लेम ही नहीं कर सकते, वो तो पैसा सरकार का, सरकार के बाप का। तो ये पैसे को अलग अलग तरीके से पैसे में घुन लगाए सरकार ने, या पैसे में क्या लगाते हैं, जोंक जो खून चूसती है ना, तो आपका जो 8.33 पैसा था, उसको जोंक के जरिए, नियम कायदे के जरिए अटकाया गया और आपको भटकाया गया। आपको भटकाया कैसे? कि आपको भविष्य की योजना दिखाई, अरे तुमको सरकारी नौकरों की तरह पेंशन मिलेगी, तुम्हारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा। और फिर इस तरीके से आपको, क्योंकि हर आदमी तो भविष्य की चिंता करता है, तो भविष्य निधि के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसने कहा यार ले ही लो पैसा। और आपको ये भी कि तुम्हारे वाले हिस्से में से नहीं ले रहे, हम तो जो एम्प्लॉयर दे रहा है उसके वाले हिस्से में से ले रहे हैं, और हम भी तो दे रहे हैं। ये बहाना करके जो 8.33% जो पैसा था, उसको खाने की योजना बनाई गई, और उसको पेंशन के नाम पर एक तरह से उसके कुछ हिस्से को खा लिया गया। जो मैंने बताया, जैसे वो जो लोग अनक्लेम्ड पैसा रह जाता है, वो हिस्सा खा लिया गया। अब इसके बाद भी कुछ लोगों तो पेंशन देनी पड़ती है, तो सरकार ने कहा यार पेंशन देनी है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाए। तो सरकार ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो तो आपको अजब गजब ही लगेगा। पेंशनेबल सैलरी एक पैरामीटर रखा, और उसमें कितने साल आपने नौकरी की उसको गुणा किया, और उसको डिवाइड किया या उसको भाग दिया 70 से। कहने का मतलब ये है कि मोटी मोटी बात ये है कि आपकी अधिकतम जो आप नौकरी कर सकते हो वो 35 साल कर सकते हो, क्योंकि 18 साल पे भी भर्ती हो गए तो भी 58 साल पे या 60 साल पे कितना हो जाएगा आपका, मैं कह रहा हूँ 40 साल हो जाएगा। 40 साल किसी ने, कोई अपवादी होगा जो 18 साल पे भर्ती हो जाता होगा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, फिर नौकरी शुरू करते हैं, तो कम से कम 20-22 साल एज हो जाती है। तो एवरेज एज ये मान लो कि 35 से 40 साल के बीच होती है जो पूरी नौकरी कर जाए। बहुत सारे लोग पहले रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब किसी कारणवश नौकरी छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी लेकिन कभी भी 40 से तो ज्यादा होगा ही नहीं। 35 भी रेयर केस में होगा। पेंशनेबल एज लगभग मतलब ये जो होती है सर्विस की जो है 20-22 साल या 25 साल या 30 साल, इस तरह से लोगों की रहती है। तो कहने का मतलब है 30 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो और 70 से डिवाइड कर रहे हो, तो कितना कर रहे हो, आधा कर दे रहे हो। और आधा करने में कोई आपत्ति नहीं है। अक्सर सरकारी कर्मचारियों को भी कहते हैं गारंटी मिलती है ना, तो कहते हैं ना सैलरी का 50% की गारंटी सरकार देती है। अभी यूपीएस में भी योजना आई है, तो योजना में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लेकिन मजाक कहाँ किया गया आपसे, चीटिंग कहाँ की गई? चीटिंग की गई मैक्सिमम कैप लगा के। मैक्सिमम का कैप लगाने का मतलब है 15,000 पे 15,000 की लिमिट बनाई गई कि भाई आपको कितना भी आपका कंट्रीब्यूशन हो, कितनी भी सैलरी हो, कितना भी बेसिक पे हो, 15,000 ही आपकी पेंशनेबल सैलरी मैक्सिमम मानी जाएगी। 15,000 से ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते। अब उसको बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन 15,000 जाने का मतलब समझ रहे हो आप कि आपको 15 से जितना भी मल्टीप्लाई करें और उसे फिर 70 से डिवाइड करेंगे, तो कभी भी आपकी जो आउटपुट आएगा ना पेंशन का, 15,000 इन्होंने कैप लगाया, लेकिन 7,500 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि 35 साल के लगभग अगर होगी तो 70 उसका डबल है।
यानी आधा तो होना ही होना है। 7,500 तो मतलब 7,500 को तो आप क्रॉस कर ही नहीं पाओगे, 7,500 ही आपकी पेंशन बनेगी। 7,500, इसीलिए लोग कहते हैं कि मिनिमम पेंशन 7,500 होनी चाहिए। 7,500 मैक्सिमम पेंशन है, 7,500 इस फॉर्मूले के अंदर, और 7,500 से भी कम ही बनेगी। कैसे कम बनेगी? क्योंकि आप पूरी उतना तो आप सर्विस करोगे नहीं जितने साल है। एक आध व्यक्ति कर भी जाए उसका, तो उसमें छुट्टियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और 5 साल का ये वो निकालते हैं पेंशनेबल सैलरी, उसका एवरेज निकालते हैं। तो ये जो 70 से डिवाइड किया गया है, ये 70 से डिवाइड नहीं होना चाहिए था, ये मैक्सिमम होना चाहिए था, तो 35 से डिवाइड होना चाहिए था, तो कम से कम आप 15,000 तक पहुंचते, और 15,000 तक पहुंचते। लेकिन इसको 35 तो किसी ने, कोई फॉर्मूले पे किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, तो ये 70 की जगह 35 होना चाहिए। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करिए आपकी बेसिक जो सैलरी है वो 50,000 है या 1,00,000 रुपया है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना जाना चाहिए? 8.33 के % के हिसाब से 8,000 के लगभग जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। सोचिए, बहुत से लोगों की सैलरी होती है, बेसिक बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदों से रिटायर होते हैं, 50,000 भी होती होगी किसी की, जरूरी थोड़ी ना। तो उनका कंट्रीब्यूशन, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पे कैप है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पे कैप नहीं है, तो अगर किसी की 1,00,000 सैलरी है तो 8,000 तो उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, 8,000 कंट्रीब्यूशन जा रहा है, और अगर वो रिटायर हो जाए इसी पल में तो 7,500 से नीचे उसको पेंशन मिलेगी, कंट्रीब्यूशन से भी कम। अरे सैलरी का आधा तो छोड़ो, कंट्रीब्यूशन से भी कम पेंशन, ब्याज तो छोड़ो, कंट्रीब्यूशन से भी कम पेंशन। इसका मतलब ये सीधी सीधी फॉर्मूले की चीटिंग है। यानी ये जो कैप है ना 15,000 का, ये तो होना ही नहीं चाहिए। 21,000 की भी बात नहीं होनी चाहिए, 25,000 की भी बात नहीं होनी चाहिए, 30,000 की बात नहीं होनी चाहिए, अपर लिमिट तो होनी ही नहीं चाहिए। अपर लिमिट का मतलब समझ रहे हो कि पेंशन तभी सही बनेगी जब ये ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया जाए। आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो कि इससे ज्यादा तो हम देंगे नहीं? भाई जो हमारी बनती है, अगर कम से कम हमें मिनिमम हमारी जो करंट सैलरी है जिस पे हम रिटायर हुए हैं 5 सालों की, उसका एवरेज निकाला है, तो उसकी मिनिमम आधे की तो गारंटी हो। अरे मैं 1,00,000 पे रिटायर हुआ हूँ, मेरी बेसिक सैलरी 50,000 थी, तो मुझे 25,000 तो पेंशन मिले, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। तो आपने जानबूझ के कैप लगाया कि आप 1,00,000 पे रिटायर हो रहे हो, आप 1.5 लाख पे रिटायर हो रहे हो, आप 2 लाख पे रिटायर हो रहे हो, लेकिन आपको पेंशन 7,000 से कम, 7,500 से कम ही मिलेगी। यानी ये तो आपने पहले ही आपका भविष्य तय कर दिया कि पेंशन को छोड़ दो, ऊपर का हम आपके पर काट दिए। तो ये भी एक तरह की चीटिंग है, ये भी एक तरह की चीटिंग है, क्योंकि पेंशन में कभी भी आपकी पेंशन बढ़ेगी नहीं। मिनिमम पेंशन आपने 1,000 कर दी, वो भी चीटिंग है एक तरह की, क्योंकि ना तो मिनिमम है, मिनिमम 7,500 होनी चाहिए थी, और मैक्सिमम पे कोई कैप नहीं होना चाहिए था। जितनी पेंशन बनती हो उसके हिसाब से, करंट सिनारियो के हिसाब से उतनी लेता वो। लेकिन आपने यहाँ भी चीटिंग कर ली, पेंशन का पैसा आप खा रहे हो, तो फिर करें तो करें क्या? हर जगह से तो आप लूट रहे हो, और फिर कहते हो कि ये तो आपका अपना पैसा है। तो भैया, अगर मैं कहता हूं, अगर इस पे सिंपल ब्याज भी लगाया जाता ना, 8.25% का जो है ना ब्याज लगाया जाता है 8.33 पर, सरकार छोड़ दे, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन ना दे, नहीं चाहिए सरकार का ये 1.33 कितना है सरकार का, नहीं चाहिए, सरकार छोड़ दे अपना, तब भी बहुत पैसा बनता। आधा % ब्याज, जो बहुत कम ब्याज है, तब भी इतना पैसा बन जाता, इतना पैसा बन जाता कि अगर आपका पीएफ का ही पैसा मिल जाता तो आपका लगभग डबल पैसा हो जाता। तो आपके पीएफ को आधा कर दिया गया, और पेंशन को नाम मात्र के लिए आपको दे दिया गया। यानी आपकी पूरे जीवन की लगभग आधे कमाई को ये सरकार खा गई, सरकारी अधिकारी खा गए, सरकारी नियम खा गए। और ये संस्थागत लूट है, ये पॉलिसी की लूट है, ये नीति की लूट है, क्योंकि इस लूट के अंदर पूरी तरीके से ये सरकार का फॉर्मूला इस तरह से लगाया है कि पेंशन के नाम पर पेंशन का सब्ज बाग दिखाकर, पेंशन को आपको दिखाकर आपको पूरी तरीके से लूट लिया गया। तो ये आपका पेंशन का पैसा लूटा गया। अब क्या करें? अब नियम की बात करें, अब कोई कह देगा यार मिनिमम पेंशन बढ़ा दो। अब ये कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन की लिमिट, वो है ना, वो क्या बोलते हैं, जो कैप है अपर सैलरी कैप, वो बढ़ा दो, 21,000 कर दो या 25,000 कर दो। तो उससे क्या होगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पेंशन की जो पॉलिसीज हैं उसको बिल्कुल डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। पेंशन की इस स्कीम के अंदर कहीं से भी आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी बेसिक सैलरी का 50% की गारंटी होनी चाहिए। जो भी आपकी करंट 5 साल की सैलरी लगा लो, 5 साल की जो एवरेज सैलरी है उसका 50% होना चाहिए कम से कम। ये पहली गारंटी हो, ये कैप होना चाहिए, ना कि 15,000 का कैप होना चाहिए। 15,000 का कैप लगाकर 7,500 देकर, यानी कि 1-1.5 लाख पे जो रिटायर हो रहा है उसकी जरूरतें अलग होगी, उसके खर्चे अलग होंगे, उसको 7,500 रुपए पे लगभग आप दे दोगे तो कितना उसके साथ आप बेईमानी कर रहे हो। इससे अच्छा होता है कि आप ये काम करो ही मत। ये आप ये काम करोगे तो ये आप इस तरीके से एक तरह से लूट का दरवाजा खोल रहे हो। और ये कितने लोगों को लूट रहे हैं, ये 1 करोड़ पेंशनर को। तो अच्छा, इसका ये ऐसी लूट है, ऐसा मीठा जहर है, इसको आपको पता जब चलता है जब आपको पेंशन मिलती है। अभी तो आपका कट रहा है तो आपका ध्यान ही नहीं है कि आपका धीरे धीरे कह रहे तिनका तिनका बूंद बूंद करके आपका पैसा सरकार 8.33% जो एम्प्लॉयर से मिलना था, भविष्य निधि के लिए मिलना था, वो सरकार धीरे धीरे आपका डकार रही है। और जब ये डकार के जब सरकार का पेट बड़ा हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा आपका। और गायब होने के बाद जब ये पैसा मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पेंशन के रूप में नहीं मिलेगा। और ऐसा पेंशन के रूप में ऐसा आपको सब्ज बाग दिखाकर ये पैसा लिया जा रहा है। तो इसलिए सरकार को ये पैसा पेंशन का बढ़ाना चाहिए और पेंशन इसलिए देनी चाहिए। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने गवर्नमेंट की 1.16 आ गया गवर्नमेंट का ये हिस्सा। देखिए बहुत सारी और बातें मैंने निकाली। तो ये जो फॉर्मूले की लूट है, ये संस्थागत लूट है, जो ये पॉलिसी की लूट है, ये आपका लगभग आधा पीएफ खाने की योजना है। और बाद में देंगे भी तो बहुत कम देंगे। होता क्या, अगर सोचो ये 8.33% की स्कीम ना होती तो ये सीधा पैसा आपको ब्याज के साथ आपके पीएफ में आ जाता, पीएफ में ही आ जाता, आपके अकाउंट में आ जाता। ब्याज वैसे बहुत कम है, 8.5 भी नहीं है लगभग, लेकिन फिर भी वो जो पैसा आ जाता वो इकट्ठा होता रहता, धीरे धीरे ब्याज इकट्ठी होती रहे, तो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता। आप लोग देखो, आपको जो रिटायरमेंट के टाइम पे किसी को लाखों रुपए में मिला होगा तो उसका लगभग डबल मिलता है या डबल से थोड़ा कम, लेकिन डबल पैसा होता है आपका। और उस पैसे को इस समय अगर आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी कर देते और उस पर जो भी ब्याज मिलती है उसका इंटरेस्ट अगर महीने का आप कर देते, मैं कहता हूँ चालू खाते में भी डाल देते, चालू खाते में तो बहुत कम ब्याज आती है, तब भी आपको इतना पैसा आता कि वो पेंशन के पैसे से ज्यादा होता और पैसा भी आपका सुरक्षित रहता। भाई चालू खाते में डालने का मतलब मैंने अकाउंट में डाल दिया मेरा पैसा, तो मुझे ब्याज तो मिलता है चालू खाते में भी, और वो जो ब्याज मिलता वो भी अगर कैलकुलेट करोगे तो पेंशन से ज्यादा होता, और उसके बाद वो पैसा भी मेरा सुरक्षित रहता, सरकार का कोई हक नहीं होता वो पैसा। तो सरकार ने खाम में ये पेंशन की योजना लाई जिसमें हमारे और आपके पैसे को पूरा खा लिया गया और खा रही है लगातार। और जब पेंशन के नाम पे जो दे रही है वो कुछ भी नहीं है, और चालू खाते में भी अगर रख लिया जाए वो 8.33% इतनी साल नौकरी के बाद, तो उसका भी कई गुना पैसा ज्यादा होगा। इसलिए मिलनी चाहिए पेंशन, इसलिए बढ़नी चाहिए पेंशन। आप पूछते ना क्यों बढ़नी चाहिए पेंशन, तो इसलिए बढ़नी चाहिए पेंशन। ये है सारी दिक्कत। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि भविष्य को पेंशन के नाम पर पेंशन का सब्जबाग दिखाकर आपको एक ऐसी योजना में फंसाया गया जिसमें बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा पूरी जिंदगी लूटा गया। और जब वो लूटा गया और जब पेंशन देने की बारी आई तो ऐसे नियम बनाए गए, ऐसे फॉर्मूले बनाए गए जिसमें से पेंशन निकले ही ना, ज्यादा बने ही ना, और आपको खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया गया। कहीं मैं कहता हूं कि अगर ये पेंशन स्कीम ना हो तो आपका पैसा इतना आ जाएगा कि आपको पेंशन अपने आप ही ले लोगे। आप सिर्फ पीएफ में भी जमा होगा तो पेंशन अपने आप ले लोगे। दूसरा, एक और चीज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। देखो दिल्ली के अंदर 2,500 वृद्धा पेंशन है, तो आप अप्लाई कर दो पेंशन के लिए। भाई EPS 95 तो एकदम डस्टबिन में डालने वाली योजना है, इसको तो फेंक ही देना चाहिए। या तो सरकार इसमें सुधार करे या इसको फेंक दे। तो वो
हम एलिजिबल हो जाएंगे वृद्धा पेंशन में। 2500, 3000, 5000 जो भी अलग अलग स्टेट में मिलती है वृद्धा पेंशन, वो हमें मिल जाएगी। तो हमें कंट्रीब्यूशन भी हमारा बच जाएगा और हमें पेंशन भी मिल जाएगी, हम एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत जगह तो एलिजिबल नहीं होता कि एक पेंशन ले रहे हो तो दूसरी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है आपको अगर EPS 95 ना हो तो आपका फायदा ही फायदा है, बल्ले ही बल्ले। एक तो PF का पैसा डबल लगभग, दूसरा उस पैसे को आप जमा करके कहीं भी जिंदगी भर ब्याज खाते रहो तब भी पेंशन से ज्यादा पैसा, तीसरा वो पैसा जब आप का जो नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। यहाँ तो सरकार ही खा गई सारा पैसा, और क्या बोला, आपका भविष्य कवर करेंगे। ना तो रिटायरमेंट के बाद 50% की पेंशन की गारंटी है, क्योंकि वहां पे कैप लगा हुआ है 15,000 का, और कैप में भी फॉर्मूला ऐसा है कि वो 15,000 कहते हैं लेकिन वो 7,500 पहुंच जाता है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं, इसलिए मिनिमम पेंशन 7,500 होनी चाहिए। यानी कैप से तो हम शुरू करेंगे, जो आपने कैप लगाया वहां से तो शुरू करेंगे, और उसके बाद अपर कैप नहीं होना चाहिए। ये सारी मैं बातें आपको बता रहा हूं। कुछ आंकड़ों की गलती हो सकती है थोड़ी सी, तो आप करेक्ट कर देना मुझे, जहां भी हो कमेंट में लिख देना। और मोटी मोटी बात ये बता रहा हूं कि पेंशन के नाम पर, EPS 95 पेंशन के नाम पर आपकी गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है, और क्या धीरे धीरे लूटा जा रहा है, बूंद बूंद करके। इसलिए आप लोग परेशान हैं, और बुढ़ापे में आके आपको जब तक कटवाते रहते, जवानी में कोई इतना गणित लगाता नहीं है, और जब बुढ़ापे में आते हैं तो आप एकदम ठगा सा महसूस करते हैं कि अब हमारे साथ चीटिंग हो गई। तो उस समय ना शरीर में शक्ति होती है ना बल होता है। तो हमारा सबसे पहला काम है उन लोगों को जगाना जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जिनका पैसा पेंशन फंड में जा रहा है। तो ये मैं आगे की योजना बताऊंगा कि कब तक हम सरकार को कैसे मिलेगी हमें पेंशन, ये भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे मिलेगी पेंशन, कैसे बढ़ेगी पेंशन, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे अगले वीडियो में हम तारीख डिस्कस करेंगे कि भाई किस तारीख तक मिल जानी चाहिए पेंशन। हम और आप तय करेंगे, अब तारीख सरकार नहीं करेगी, और सरकार के भरोसे हम बैठेंगे भी नहीं। उस तारीख के बाद मेरे पास एक ऐसी योजना है, मैं बताऊंगा। एक हम वार्निंग भी देंगे सरकार को, वार्निंग नहीं होगी, अब तो कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। एक छोटी एक तारीख, लास्ट तारीख देंगे कि भाई इस तारीख तक पेंशन बढ़ा दो। उसके बाद हम इस EPFO को ही की कब्र खोदने की तैयारी करेंगे। वो योजना है मेरे पास, और इसकी कब्र खोद देंगे और कंपनसेशन लेंगे अपना। कंपनसेशन मतलब कि हम जितना हमने पैसा दिया है उसका पूरा कंपनसेशन लेंगे, मैं ब्याज के लेंगे। वो भी योजना है मेरे पास, और वो मिलेगा सबको, इकट्ठा मिलेगा। अगर सब एक साथ लड़ेंगे, एकजुट हो जाएंगे, तरीके से लड़ेंगे तो मिलेगा। क्योंकि मिलेगा तभी जब हम मजबूती से वोट बैंक होंगे, हम सरकार में होंगे, हमारे लोग सरकार में होंगे, या हमारा सरकार पे दबाव होगा, जो भी हो, सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए हम मजबूर करने की क्षमता में होंगे, तभी मिलेगा। जो लोग बराबर मुझसे पूछते हैं कि भाई पेंशन की बात नहीं करते, देखो कितनी बात की है पेंशन की। माना इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि सरकार पेंशन फंड को लूट रही है। 8.33 को तो पूरा ही लूट गई, वो पूरी जिंदगी का पैसा लूट गई आपकी, और देने के नाम पे वो पकड़ा रही है आपको ठेंगा। तो ये सब हमने डिस्कस किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पेंशन की बात करो, पेंशन की बात करो। हम इतने सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ पेंशन की बात करें, हम जड़ से खोदेंगे और हम अपने लिए लड़ेंगे। क्या अब तो पूरी जिंदगी, अब हम तो अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम पूरे देश के लिए लड़ेंगे। हम बुजुर्ग हैं, हमारी तो निकल गई उम्र, मैं तो नहीं कह रहा अपनी, लेकिन आप लोगों के इस तरफ से कह रहा हूँ कि हम बुजुर्ग हैं, हमारी निकल गई, लेकिन अब हम इतने सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ें। हम पूरे देश की लड़ाई लड़ेंगे, पूरे समाज की लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश समाज को बदलेंगे, और जो भी करेंगे पूरी योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। मेरे पास है योजना, बताऊंगा। अभी 2 वीडियो और बनाता हूँ। ये वीडियो तो ऐसी थी कि क्यों EPS 95 एक, कहते हैं ना, एक फ्रॉड है आप लोगों के साथ, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जिसके अंदर आपको इतने सारे पैरामीटर्स हैं कि आपको कभी भी, कहते हैं ना, एक ऐसी भैंस दे दी गई है जो बांझ है, या ऐसी बंजर जमीन दे दी गई है जिसमें कुछ उगेगा ही नहीं जानबूझ के। उसमें कितनी भी खाद डालो, कितना भी पानी डालो, कितना भी कंट्रीब्यूशन करो, उसमें से निकलेगा ही नहीं। क्योंकि सरकार ने इतने नियम बना रखे हैं, इतने तरीके बना रखे हैं आपकी पेंशन के नाम पर आपके 8.33 फंड को लूटने के, जिसका कोई
आसानी नहीं है, इसको पूरी जड़ से ही खोदना पड़ेगा और पूरा सुधार करना पड़ेगा। और या तो सरकार अभी इमीडिएट रिलीफ दे दे, कहते हैं अभी तो कहते हैं ना अभी तो हम थोड़ा ही मांग रहे हैं, 7,500 मांग रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को एक एक पाई देनी पड़े, एक एक पाई का हिसाब देना पड़े। और सरकार को क्या, हम अपनी पाई, जब हम सरकार में होंगे तो अपनी पाई पाई का हिसाब खुद ही ले लें। और जो मुफ्त में ये चला रही है ना, हमारे पैसे पे, हमारे आपके गाड़ी कमाई के पैसे पे, पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई पे जो ये जिस तरीके से मौज कर रहे हैं नेता, किसी को भी बांट दे रहे हैं उल्टा सीधा योजनाओं के नाम पे, वो सब बंद होनी चाहिए। दो योजना, लेकिन हमारे पैसे से मत दो, अपने पैसे से दो। सरकार अपना टैक्स लगाए, कुछ भी लगाए वो दे, लेकिन हमारा जो पेंशन का पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, वो हमें हमारी ब्याज के साथ वापस कर दो, हम खुद निपट लेंगे। लेकिन अभी हम नहीं, अभी तो हम सिर्फ मिनिमम पेंशन की बात करेंगे कि 7,500 कर दो। देखते हैं, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे होगा ये सब, और उससे अगले वीडियो में हम तारीख डिक्लेयर करेंगे कि इस तारीख तक, ये सरकार की तारीख नहीं होगी, ये हमारी तारीख होगी, और हम ये लास्ट तारीख देंगे। इस तारीख तक अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो फिर सरकार के को कानूनी तरीके से और राजनीतिक तरीके से सरकार से अपना पैसा लिया जाएगा, पाई पाई की वसूली होगी। वो योजना भी बताऊंगा आपको। अगर वो योजना, जैसे मैं लोगों को संगठित कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित हो जाएं, तो और मुझे कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो इस विषय को और गहरे जानते हो, जिससे मुझे और मदद करे। योजना मेरे पास है, लेकिन उसको और परफेक्ट बनाना है। अभी नहीं बताऊंगा क्या योजना है, लेकिन बताऊंगा जरूर। बने रहिए, देखते रहिए मिनी संसद।